अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम से सृजन है तो कुछ भी करने का भाव भी प्रेम से ही निकलता होगा। और जो कुछ भी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं उनके पीछे भी प्रेम ही होना चाहिए। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ऐसा तो है ही है। जितने भी हमारे डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनके पीछे प्रेम ही है। प्रेम को लोग एक अजीब सा भावुकता का तमाशा समझते हैं। प्रेम कोई भावुकता का सर्कस नहीं है। प्रेम ठोस काम करता है। प्रेम जीवन को सुंदर बनाने का आयोजन करता है। तो जब किसी व्यक्ति के भीतर कोई खोज करने का, किसी के भीतर कुछ आविष्कार करने का भाव पैदा होता है, तो उसके प्राणों में किसी न किसी तल पर प्रेम सक्रिय हो चुका होता है। हमको नहीं दिखेगा, हमको लगेगा प्रेम तो वो करते हैं जो कुछ अलग टाइप के काम करते हैं, या हमको ऐसे भक्त टाइप के लोग दिख जाएंगे, वो प्रेम करते हैं। बैठे बैठे वो हमेशा किसी काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। जो मंदिरों में बैठकर घंटे बजाते हैं, जो ऐसे करते हैं। जिसने हमको बल्ब दिया, बिजली दी, जिसने उसको खोजा, उसके दिल में भी प्रेम की धारा ही बह रही होगी। और आज अगर हमको चुनना पड़ जाए मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और बिजली और रोशनी के इक्विपमेंट्स के बीच में, हमको एक सेकंड नहीं लगेगा ये मंदिरों, गिरजों, गुरुद्वारों को गुड बाय कह देने में। हमको लगे उनमें क्या रखा है, असली चीज तो ये है। तो इन्वेंशन जो आए वो असली चीज है, लेकिन हम उनको नहीं देखते। हमको किसी भी मंदिर में कबूतर, कौवा, चूहा और तमाम ऐसे जानवरों से लेकर और तमाम अजीबो-गरीब ढंग के लोगों की मूर्तियां मिल जाएंगी। कभी किसी वैज्ञानिक की मूर्ति नहीं मिलेगी। जिसने जीवन में इतना योगदान दे दिया हो, उसको हम कोई सम्मान देने की सोचते भी नहीं। उनको लगता अवार्ड वगैरह मिल गया उतना काफ़ी है। जिसने कोई दवा बनाई, कोई आविष्कार किया, कोई वैक्सीन का निर्माण किया, प्रेम का ही हृदय है। हमको लगेगा वो बड़ा टेक्निकल मसला है, बड़ा तकनीकी मसला है। वो तकनीकी मसला नहीं है। प्रेम को हम बहुत हल्के में देखते हैं, इसीलिए हमको दिखाई देता है कि पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। प्रेम में भरकर हम कपड़े खरीदने जाते हैं, किसी को कपड़ा कोई गिफ्ट करते हैं, वो तो प्रेम हमको दिखता है। और जिसने पहली बार कपड़ा बनाने की तकनीक, मशीन खोजी होगी, तो वो भी तो प्रेम का ही कहीं ना कहीं संचार रहा होगा कि इतने लोगों तक वस्त्र पहुंच जाए। आज आसान हो गया है, लोग पहन पा रहे हैं। देखा होगा कहीं दिल में चुभन हुई होगी लोगों को तकलीफ में देखते हुए। अब तकलीफ में देखकर दो उपाय हो सकते हैं, कोई बैठ के रोए, कोई बैठकर कुछ करे। अब जैसे हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो कुछ लोग अपने को प्रेमपूर्ण समझते हैं। कोई गरीब बैठा है कहीं, कुछ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो हमको लगता है पूड़ी बांटो, कंबल बांटो, ये करो वो करो। ठीक है, एक लेवल पर ठीक है। क्या ये किसी को नहीं ख्याल आ सकता है कि इन सब लोगों को उठाओ और इनको किसी फैक्ट्री में डालो? एक दिन वैन निकले और सारे बेगर्स को उठा ले जाए, उनको ट्रेन करे, किसी काम पे लगा दे, तो वो भी प्रेम होगा, प्रचंड प्रेम होगा। लेकिन ऐसा जब कोई करेगा तो लगेगा बड़ा दुष्ट है, बड़ा कठोर व्यवहार कर रहा है। बताइए, अच्छा भला लड़का, अच्छी भली लड़की ट्रैफिक पर भीख मांग रही थी और ये आए जबरदस्ती उसको उठा ले गए। क्योंकि उस मान के चले जाए तो मान के चले जाए, ना मान के जाए तो उठा ले जाओ सबको, और थोड़ी सख्ती से ट्रेनिंग दो उनको। फिर वो जब अपने लिए अर्जित करना सीख लें, कुछ निर्माण करना सीख लें, तो कितनी सुंदर बात होगी, वो प्रेम की घटना होगी। तो प्रेम के जितने भी हमें रूप दिखाई देते हैं आज जीवन में,
वो प्रेम के ही रूप हैं। छोटी छोटी चीजें ही सही। मैं एक पुस्तक पढ़ता था कि रोम में कोई राजा था, वो एक कोई चीज खाता था, उसने उसे खाने पे सामान्य सा बिस्किट, जैसे मान लो आटे का एक सामान्य सा बिस्किट, तो पहले तो मुश्किल से बन पाते थे, तो उसने पूरे राज्य में उस पर बैन लगा दिया, ये नहीं कोई खाएगा, क्योंकि राजा साहब खाएंगे। आज देखिए, आज हमारा इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, सब चीज हर कोई खा सकता है, वो भी प्रेम ही है। पहले के वक्त में हर चीज में हर व्यक्ति की एक्सेस नहीं हो सकती थी, तो एक कोण पर तो हमको बाजार दिखेगा, लेकिन दूसरे कोण पर देखिए प्रेम भी है कि हम वहां तक एक्सेस कर सकते हैं, हर चीज में हमारी एक्सेस हो सकती है। तो प्रेम के विविध रूप हैं, और प्रेम हमेशा प्रैक्टिकल है, प्रेम हमेशा कुछ करता है। प्रेम लफाजी में नहीं होता कि प्रेम केवल बातें बातें कर रहा है। प्रेम का मेरा पैमाना ही यही है कि प्रेम डूइंग में है, एक्शन में है, शब्दों में नहीं, बातों में नहीं। इन सब में मत जाओ, बातों शब्दों में पढ़ने की जरूरत नहीं। कितनी भी कोई प्रेम की बातें करे, लेकिन प्रेम वाले जो काम करेगा, और प्रेम वाले काम सृजन के काम होंगे, जीवन को संभालने के काम होंगे, वो प्रेम की धाराएं होंगी। तो जितना भी ये जगत सुविधापूर्ण बन रहा है, इसके पीछे जो भी हाथ है, वो सब प्रेम से ही संचालित है। ये हमेशा हमें मान के चलना चाहिए। मीरा गोपालन ने लिखा है कि जीवन संगीत कब और क्यों टूट जाता है। अच्छी बात है, छोटी बात है, महत्वपूर्ण बात है। कब और क्यों टूट जाता है जीवन संगीत? जब हम जीवन से ही टूटने लगते हैं। जीवन और हम में यूं तो कोई भेद नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को सचेतन होकर भी देख सकते हैं, और जीवन के प्रति हम सोए सोए भी हो सकते हैं। जीवन को जब हम सोए सोए देखते हैं, और जीवन की अमूल्य घटना के प्रति हम सतर्क और सचेतन नहीं रह जाते, तब जीवन संगीत टूट जाता है। समय का सदुपयोग, ठीक समय पर ठीक चीजों का करना, वो सब संगीत को निर्मित करता है। जो बाहर के वाद्य यंत्रों से भी संगीत आता है, उसमें भी देखो क्या है, ठीक समय पर ठीक जगह पर चोट, ठीक समय पर ठीक तार का हिट कर देना, ठीक समय पर ठीक अंतराल पर सब कर देना। संगीत तब नहीं निकला एक तार मारा टिंग, सो गए, 15 मिनट के बाद मारा टिंग, तो जनता उधर से जो स्वागत करेगी, वो तो हमारे लिए बड़ा ही देखने योग्य होगा, और हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा संगीत है। और दूसरा काम लिया, एक तार वाला वाद्य लिया, टिंग 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 कर दिया, तो भी जनता उधर से बड़ा सम्मान करेगी। तो ठीक अंतराल पर, ठीक समय पर, ठीक जगह पर ठीक चोट का करना, ठीक कृत्य का करना, वही लय है। जीवन के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना, ग्रस्त हो जाना, वो लय को तोड़ देता है। जीवन से बिल्कुल विमुख हो जाना, जीवन के प्रति उपेक्षित हो जाना, वो लय को तोड़ देता है, जीवन संगीत को तोड़ देता है। तो जीवन में संगीत चाहिए तो अपने क्रियाओं और अपने अंतरालों में, गैप्स में, उन सब में एक संतुलन लाए, करें और संतुलित हो। इसका बहुत सटीक फार्मूला हमने विस्तार से एक बार एक ध्यान शिविर में भी दिया था, और शायद बोला भी है मैंने उस पर, और नहीं बोला है तो इस पर एक पॉडकास्ट हम करेंगे जिसमें विस्तार से समझ में आएंगे। बीइंग, डूइंग, हैविंग, इन तीनों में संतुलन। जो हैविंग में ही अटक गया, उसका संगीत टूट जाएगा। जो डूइंग में अटक जाएगा, उसका संगीत टूट जाएगा। और बीइंग में अटकेगा कैसे? क्योंकि बीइंग तो आधार है, लेकिन बीइंग में ठहरना, बीइंग को पल्यूट नहीं करना, बीइंग को कंटेमिनेट नहीं करना, ये सब तो व्यक्ति सीखेगा। तो मूलतः बीइंग, डूइंग और हैविंग का संतुलन।
ये भी मीरा जी कहती हैं, क्या लय एक इंसान निर्मित कर सकता है या ये ग्रुप एफर्ट है? देखो, पहले तो अपने अंदर ही एक इंसान ही निर्मित करेगा अपनी लय, और ग्रुप की लय ग्रुप एफर्ट से आएगी, इंडिविजुअल लय इंडिविजुअल से आएगी। एक ऑर्केस्ट्रा में भी क्या होता है, तबला, सितार, गिटार, तमाम तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, सब पहले अपनी लय में होते हैं, फिर दूसरों की लय में होते हैं। तो ये तो है नहीं कि तबला अपनी अराजकता में हो और कहे पहले वायलिन वाला अपनी लय बिठा ले, फिर हम अपनी बिठा लेंगे। नहीं, उसकी लय उस पर नहीं खड़ी है, उसकी लय अपने पर ही खड़ी है, लेकिन अपनी लय है, अपनी रिद्म है, तो दूसरे के रिद्म से मिला लेना आसान होगा। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप की तरफ हम फोकस्ड हों या भीड़ पर या लोगों पर, अपने पर फोकस्ड हों, अपनी लय को बनाएं, अपनी बीइंग, डूइंग, हैविंग, अपनी बॉडी, माइंड, कॉन्शियसनेस, इनमें एक लय लाएं, फिर जीवन संगीत बनेगा, फिर बाहर से भी जोड़कर तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सपना गैडलिंग लिखती हैं, प्रणाम गुरुदेव, अगर प्रेम अंदर से खत्म हो गया हो तो उसको जागृत कैसे करें? सपना जी, प्रेम अंदर से कभी खत्म नहीं होता। प्रेम अंदर का वो हीरा है जो हमेशा अंतस्तल में बैठा ही रहता है। उसके ऊपर कितनी भी धूल मिट्टी की परतें जम गई हों, वो एक अलग बात है। तो उस हीरे के ऊपर से बस वो धूल मिट्टी हटा देनी पड़ती है। क्यों अटके थे हम? प्रेम का सबसे बड़ा अटकाव है कि हम प्रेम के लिए दूसरे का इंतजार कर रहे थे, और दूसरा प्रेम के लिए दूसरे का इंतजार कर रहा था। तो सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रेम में हमें किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना है। प्रेम में हमें अपना स्वीकार करना है। अपने ही पूरे स्वीकार से, अपनी टोटल एक्सेप्टेंस से हमारे अंतस्तल की वो धूल मिट्टी हटती है और वो हीरा जगमगा। अपने आप को देखो, इस अमूल्य पल को देखो, इस अमूल्य जीवन को देखो, और लगेगा भीतर से कुछ खुल रहा है। हाँ, जब प्रेम नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में तो उसको लगता है कि जीवन बेकार है, जीवन का कोई मायने नहीं, कोई मूल्य नहीं, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन जीवन तो उपहार की तरह मिला हुआ है, तो उस उपहार को ग्रेसफुल्ली स्वीकार करें। हम लोग क्या है ना, जीवन में चाहते बहुत कुछ है और हमको लेने की कला नहीं आती, आर्ट ऑफ रिसीविंग नहीं आती। जीवन मिला है और हम जीवन के प्रति निरंतर धिक्कार से भरे हैं, तिरस्कार से भरे हैं, तो हम जीवन का अपमान कर रहे हैं। आर्ट ऑफ रिसीविंग क्या है? लेने की कला, कि हमने सम्मान से, स्वीकार से जीवन को लिया। और जब हम अपने जीवन को स्वीकार और सम्मान से नहीं ले पाते तब क्या होता है? तो हम कुछ भी नहीं ले पाते। हमारे रास्ते में फिर कुछ भी आए, प्रसन्नता आए हमारे रास्ते में, कोई सफलता आए हमारे रास्ते में, कुछ अच्छा आए, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। यहाँ तक कि हमारे रास्ते में ज्ञान आए, ध्यान आए, समाधि आए, एनलाइटनमेंट, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है सब खत्म, द एंड, क्या करना, जीवन में बड़ी नाइंसाफी। तो अपने साथ जुड़िए, अपनी लय में आ जाएंगे। अपने हीरे को एक बार दुलार कर देखिए, वो कहीं गया नहीं होता, वहीं रखा हुआ है। और दूसरा गलत शब्द बोल दे तो कैसे डील करें? धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देने। गलत शब्दों से यही समझिए कि गलत शब्द उसके भीतर है, इसलिए निकल रहा है। अच्छा शब्द उसके भीतर होगा तो अच्छा निकलेगा। आप उसे व्यक्तिगत तादाद में बनाना धीरे धीरे कम कर दीजिए, चाहे वो कितना भी नज़दीक का व्यक्ति हो, चाहे कितना भी दूर का व्यक्ति हो। समस्या तो उसकी है ना। कई बार देखो, वो समस्या वाला व्यक्ति आपको समस्या या हमको समस्या में डाल देता है, क्योंकि हमको लगता है उसने हमारी तरफ लक्षित करके ये गलत शब्द का उपयोग किया। नहीं, बीमारी है ये, उसके भीतर का कुछ बिखराव है जो उसके अंदर से गलत शब्दों का उपयोग करवा रहा है। और ज़्यादातर मौक़ों पर तटस्थ रहने की कोशिश करिए, अपने अंदर जुड़ जाइए। और एक फार्मूला है, एक मेडिटेटिव टेक्निक है, छोटी सी बड़ी काम आएगी। जैसे कि देखो, क्या होता है कि हम हमेशा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, दूसरा चीज़, सामान, कमरा, ये सब चीज़ हम बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है। और एक होता है कनेक्टिंग टू योर इनर एनर्जी फील्ड, अपने अंदर की तरफ। तो एक है बाहर की तरफ और एक है अंदर की तरफ। हम अंदर की तरफ कनेक्टेड हो गए। हम देखते भी हैं तो हमारी आंखें बाहर भाग रही होती, और एक देखना होता है हम
देख तो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें जैसे कुछ पीछे मुड़ गई हैं, भीतर मुड़ गई। तो भीतर मुड़ने की प्रैक्टिस करिए धीरे-धीरे, अपनी इनर एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होना सीखिए धीरे-धीरे। तो जब भी कहीं कोई खराब वातावरण हो, गलत शब्दों का प्रयोग हो, आप तुरंत अपनी इनर एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो जाए। उसके लिए तरीका क्या है? एक सांस अंदर लीजिए, रुक जाइए थोड़ी देर। वो अंदर गई है तो अंदर से इनर एनर्जी फील्ड से कनेक्ट करने का डोर बन जाएगी और फिर बस उसको बाहर जाने दें। अब जो अंदर उसने वो लॉक खोल दिया है आपकी इनर स्पेस का, उसमें जुड़े रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, चला जाएगा, सब बीत जाएगा। इस तरह से आप उससे डील कर सकती हैं। क्योंकि आपको लगे खुद भी आप गलत शब्दों का उपयोग कर लें तो क्या कर लेंगे, तो कुछ तो हासिल नहीं होगा। यही तो दूसरा व्यक्ति चाहता है। बात का देखिए फार्मूला वही है, लोग कहें कैसे कर लें, लेकिन फार्मूला वही है। जब एक बार बुद्ध को लोगों ने बहुत गालियां दी तो मुस्कुराते हुए चले गए। लोगों ने कहा कि आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उन्हें कहा नहीं, मैंने नहीं ली गाली। वो दे रहा था, लेकिन हर चीज़ ली जाए ज़रूरी तो नहीं, मैंने नहीं ली। तो उसके पास ही रह गई। मैं ले लेता तो मेरे पास आ जाती। परेशानी तो उसकी है जिसने दी। फार्मूला तो वही है। तो ऐसे डील करिए, तरीका यही है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, क्या अपनी खोज के प्रति झुका हुआ होना ही हमारा वास्तविक होना है? और जब ऐसा भीतरी झुकाव घटने लगे तो क्या कहा जा सकता है प्रेम उसकी तरफ बढ़ चुका है? खोजना और हमारी खोज का जो होना वो एक बड़ा रोचक विषय है। लिखा है कि उसके प्रति हमारा झुकाव हमारा वास्तविक होना, हाँ है, उसकी तरफ प्रेम बढ़ गया। लेकिन एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, खोज को स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी खोज पूरी हो गई, यानी हमने कुछ खोजा। लोग कहते हैं स्पिरिचुअल सीकर हैं, स्पिरिचुअल सीकर थे, सीखा उन्होंने, और सीखते सीखते वो पहुंचे कहीं पर। तो कहाँ पहुंचे और कैसे पता चलेगा उनको कि हम पहुंच गए या जो हम ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया? तो इसीलिए खोज को बड़ा प्रिसाइज और प्रैक्टिकल रखना पड़ता। मैंने इसीलिए इनर सर्च को प्रिसाइज और प्रैक्टिकल बनाने के लिए वही 4 बातें, 4 स्तंभ दे दिए। उसके सिवा हम कुछ और नहीं खोज रहे। और जब उनके प्रति ही हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारा झुकाव बढ़ जाए, तो हम अपने रियल सेल्फ की तरफ ही जा रहे हैं, रियल सेल्फ के नज़दीक ही जा रहे हैं, यही मानना पड़े। पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी की तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि यही कॉन्क्रीट चीज़ें हैं जिनसे हमको पता चलेगा कि हम जो खोज रहे थे मिल गया। कोई सत्य खोज रहा है, तो उसको पूछो कैसे पता चलेगा कि सत्य मिल गया? कोई कहेगा मैं परमात्मा खोज रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि परमात्मा कोई क्राइटेरिया होगा, कोई तो उसका क्राइटेरिया होगा। क्राइटेरिया किसी को पता नहीं, खोज रहे। ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय, अनंत पथ के मित्र भी इतने जागरूक हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं खोजते। जो खोजते हैं उनको पता है क्या खोज रहे हैं। कल्पना करो हम आइसक्रीम खोजने निकले और हमको पता ही नहीं था आइसक्रीम होती क्या है। आइसक्रीम गुलाब जामुन होती है, कि आइसक्रीम बर्फ़ी होती है, कि आइसक्रीम कुल्फ़ी होती है, कि आइसक्रीम समोसा होती है, कि हमने कहा आइसक्रीम चाहिए जीवन में, खोजने निकले। कैसे पता चलेगा कि आइसक्रीम मिल गई? पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है, जो हम खोज रहे हैं वो क्या है, तभी। तो एक अनंत पथ के मित्र की खोज प्रिसाइज और क्लियर होती है, और वो खोज हमेशा पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी की होती। वही है, वही सबके प्राण खोज रहे हैं। पुरंजय लिखते हैं कि जिन लोगों ने आदमी को पहली बार इंसान या मनुष्य जाना होगा वो कितने प्रेमपूर्ण रहे होंगे। निश्चित ही पुरंजय, तमाम लोग तो आज भी इंसान को इंसान नहीं समझते, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। वो अप्रेमपूर्ण लोग ही हैं। किसी के लिए मनुष्य मशीन है, किसी के लिए मनुष्य कुछ और है, किसी के लिए मनुष्य स्वार्थ पूर्ति का एक साधन है, किसी के लिए मनुष्य अहंकार पूर्ति का साधन है, किसी के लिए मनुष्य गुलाम है, किसी के लिए मनुष्य कमोडिटी है, किसी के लिए प्रोडक्ट है। आज भी मनुष्य को मनुष्य कहाँ लोग समझ रहे हैं? तो जब पहले शुरुआत हुई होगी तो निश्चित ही चमत्कारिक रही होगी। मीरा गोपालन लिखती हैं, मेरी लय आपसे मिलने के बाद इट्स बेटर whenever I am out of balance, one remembrance of your image in the meditation hall brings me back into life at this moment. Gratitude. हाँ, ये तो फार्मूला है
ये तो गोल्डन की है ही। अनंत को, अनंत श्री को, अनंत की प्रक्रिया को, अनंत पद को जैसे ही अपने रिमेम्बरेंस में लाएंगे, बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ सब बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है, परफेक्ट रिद्म में है, परफेक्ट लय में है। तो जिसका स्मरण करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जीवन में हम इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसको हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा याद करते हैं उसी के जैसे हो जाते हैं। इसीलिए वो बैलेंस तो आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हमेशा मेंटेन्ड है। अमृत नारायण ने लिखा है कि प्रेम का मतलब क्या डिवाइन लव से है, या जो हम पेरेंट्स, दोस्त या किसी इंसान के प्रति भी प्रेम है, क्या ये मोह है? व्हाट इज डिवाइन लव? डिवाइन लव एक सुंदर शब्द है जिसको लोगों ने एब्सर्ड बना दिया। इसीलिए तो ये प्रश्न आया कि अपने माता पिता, दोस्त, स्पाउस, आसपास के लोग, उनके प्रति प्रेम सांसारिक है और मोह वाला है, और डिवाइन, डिवाइन लव कहाँ, किससे, कौन, कैसे? काल्पनिक सत्ताओं से, काल्पनिक कहानियों से? प्रेम तो हमेशा यथार्थपूर्ण है, प्रैक्टिकल है, जो सामने है उसी से। जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, जो सामने है उसको बुरा कहते हैं। जो दिख रहा है सामने, प्रेम वहीं बहेगा। प्रेम डिवाइन बनता है अपनी शुद्धता में। प्रेम डिवाइन ऐसा नहीं होता है कि किसी, कोई कहता है कि हमने अल्लाह से लगा ली, लो ईश्वर से लगा ली, हमने कृष्ण से लगा ली, राधा से लगा ली, राम से लगा ली, राम भरोसे से लगा ली, कालीचरण से लगा ली, इससे लगा ली। ये कौन है, ये कहाँ है? हमारी ख्याली दुनिया में पकते हुए कुछ ख्याल, वो सब नहीं, जो प्रैक्टिकल सामने है। मोह नहीं है। मोह और डिवाइन का हमें फासला तय करना है। मोह तब बनता है जब हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, व्यक्तिगत इच्छाओं को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करने लगते हैं, और हम दूसरे को अपने अहंकार का विस्तार बनाने लगते हैं, और अपनी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की जंजीरों में दूसरे को जकड़ने लगते हैं। वो प्रेम का, मोह का रूप। प्रेम है अभी भी। फिर डिवाइन कब बनता है? जब हम दूसरे का पूरा स्वीकार करते हैं, अपना पूरा स्वीकार करते हैं, अपनी अपेक्षाओं, इच्छाओं के जंजीरों को तोड़ देते हैं, दूसरे को बांधते नहीं, हम दूसरे को अपने अहंकार के विस्तार की तरह नहीं देखते, वो डिवाइन हो गए। मोह और डिवाइन, मोह और दिव्य में बस केवल स्थितियों का अंतर है, ऑब्जेक्ट्स का अंतर नहीं है कि कोई और ऑब्जेक्ट में वो डिवाइन होगा, यहीं पर डिवाइन होगा। इसी व्यक्ति के साथ जिसके सामने हम प्रेम में हैं, हम मोह में हो सकते हैं, हम दिव्यता में हो सकते हैं। बस समझ और उन चीजों का अंतर है केवल। हर्ष अरोड़ा ने लिखा है, बीइंग से परफेक्ट डूइंग होती है, जिससे फुल फ्लेज्ड हैविंग होती है, जिससे अपनी फुलेस्ट बीइंग को जी पाते हैं। क्या यह तीन की प्रक्रिया है? कृपया कुछ कहें। त्रिपुटी का खेल है। अब ये खेल ही है, त्रिपुटी का हो या किसी भी पुटी का हो। बीइंग, डूइंग, हैविंग। मेक योर बीइंग स्ट्रॉन्ग, क्लियर, परफेक्ट, then doing will become strong, clear and perfect. Then having will become strong, clear and perfect. This is the formula. Being से स्टार्ट करना है, बहते जाना है। लोग हैविंग से स्टार्ट करते हैं और बीइंग तक तो पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो अच्छा है, यही है। जैसे भी समझें, उसमें कोई अंतर तो पड़ना नहीं। संदीप लिखते हैं, गुरुजी प्रेम में क्षमा होती है ऐसा लगता है, जो क्षमा होती है ऐसा लगता है नहीं होती है, क्योंकि जब कुछ हो जाता है किसी से या हमसे तो वो चीज़ एवेपरेट हो जाती है, ऐसा लगता है ऐसा कुछ था ही नहीं, एक नयापन आता है, कुछ कहें। हाँ, प्रेम क्षमा के खेल में नहीं पड़ता। प्रेम में तो सब कुछ नया है। क्षमा क्षमा के खेल में तो हम बस छम छम ही करते रह जाते हैं। लेकिन प्रेम तो सोचता ही नहीं। प्रेम में जब हम डूबे होते हैं तो क्षमा जैसी बातें आती ही नहीं ख्याल में, क्योंकि वो सब बस बनते बिगड़ते हुए रूप हैं। एक पल गया, अब दूसरा पल आया। जो बीत गया सो बीत गया, जो नया आया सो नया आया, नया आ गया। तो निरंतर नवीन होते जाने की जो प्रक्रिया है, वही तो प्रेम है। निरंतर नवीन होते जाना। सब चीज़ें धीरे धीरे अतीत में स्वप्न की तरह चली जाएं,
पुरानी बातों में जीने का कोई मतलब ही नहीं। प्रेम में भी अगर हम पुरानी बातों में जिए तो क्या फिर जिए? कल मैंने ऐसा किया था, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कल कल था, गया बीत गया। आज जो है इतना लहलहाता हुआ है तो कल की बात कौन उठाए? कोई फूल तो कभी कहने नहीं आता हम क्षमा करिएगा कल जल्दी झड़ गए थे, आज खिलें, आज थोड़ा ज़्यादा देर तक रहने की कोशिश करें। अरे कल झड़ गए थे, आज फिर खिल गए तो आज की खिलावट में हम निमग्न हैं। कल की परवाह कौन करता? प्रेम न बीते कल की चिंता करता है, न आने वाले कल की चिंता। प्रेम जहाँ है वहीं पूरी तरह होती, इसीलिए वहाँ क्षमा की छमछम नहीं होती। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति गलत शब्द उपयोग करते रहे मगर प्रेम के कोई आयाम को स्पर्श करने लगे तो गलत शब्द अचानक अंदर से विदा हो जाते हैं ना? क्या प्रेम ही एक अनुशासन अंदर से पैदा करते हैं? कुछ कहें। पीकू, अगर कोई प्रेम से भर रहा है तो एक तो गलत शब्द विदा हो जाते हैं और कई बार उस व्यक्ति के साथ गलत शब्द भी सुंदर हो जाते हैं। अब तुम बंगाल में बैठे हो, वहाँ की कोलकाता में, तो वहाँ के रामकृष्ण की कथा सबके काम की होगी। रामकृष्ण तो प्रेम के ही पथिक थे, प्रेम से ही आगे गए और वो गालियाँ भी बकते थे। कभी कभी थोड़ा दाएं बाएं मूड हो जाता था उनका तो गालियाँ भी बोल देते थे आने जाने वालों, लेकिन उनकी गालियाँ भी मधुर और मीठी हो गई थी। तो गाली गाली में अंतर हो जाता है। कई बार बहुत प्रेम से भरा व्यक्ति अगर गाली भी देता है तो वो भी सुंदर लगती है, और कई बार अप्रेम में भरा हुआ व्यक्ति भी हमारा सम्मान करता है तो अपमान जैसा लगता है। तो रामकृष्ण उसके बड़े सटीक उदाहरण हैं। क्योंकि रामकृष्ण बहुत सुसंस्कृत और ऐसे वातावरण से नहीं आते थे तो उनका वो मेंटेन रहा। मैं देखता हूँ कि हम सब लोग अब एक सुसंस्कृत समाज में हैं, सब चीज़ों से एक्सपोजर है, तो वहाँ विदा हो जाएंगे और उनको विदा हो जाना, मैं तो यही चुनूंगा कि गालियों वाले शब्द विदा हो जाएं। रामकृष्ण के साथ रह गए, लेकिन रह गए तो बड़े प्रीतिकर ढंग से रह गए, और ये भी उनका प्रेम था कि उन्होंने उनको सुधारने की इतनी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको किसी दूसरे की आंख में सभ्य होने की इच्छा नहीं थी। वो बस हो गए थे जैसे हो गए थे। हिमांशु चौहान लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव जी, मेरे जीवन में अल्केमिस्ट स्टोरी की तरह 2 बार खजाना खो दिया। अब तीसरी बार का इंतजार थोड़ा विचलन देता है, कृपा करें। ये बात तो महत्वपूर्ण है, 2 बार खो दिया, तीसरी बार सतर्क रहिएगा, तीसरी बार थोड़ा ज़्यादा होश से रहिएगा, चलिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ तीसरी बार ना खोए। संभल के चलो, पूरी हिम्मत से चलो, और फिर जैसे अल्केमिस्ट वाले को खजाना मिला था जहाँ से चला था वहीं पर, वैसे ही आपको भी मिलेगा।